शर्मा जी, राव सुरेंद्र सिंह जी, रणधीर गोलन जी और विशाल संख्या में आए हुए कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह भूमि विजय की भूमि है। ये भूमि सत्य और असत्य के सामने सत्य का विजय फहराने वाली भूमि है। ये ऐसी भूमि है जहां युद्ध के मैदान में भी हजारों साल तक की प्रेरणा देने वाला उत्तम ग्रंथ का निर्माण हो सकता है, युद्ध की भूमि में हो सकता है। शायद विश्व में ऐसी कोई घटना नहीं घटी होगी जो कुरुक्षेत्र की धरती पर घटी है। ऐसी उस कुरुक्षेत्र की धरती को नमन करता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने के लिए अपना जीवन खपा दिया था, उनकी एक कर्म भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। वीरों की भूमि है। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर इसी धरती से मिले और आजाद भारत की सुरक्षा के लिए मां भारती के लिए बलिदान देने वाले बलिदानियों की परंपरा भी इसी हरियाणा की भूमि की परंपरा रही है। ऐसी जवानों की भूमि है। पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने वाले मेहनत कश किसानों की भूमि है। इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक नई आशा और विश्वास लेकर के आया है। हरियाणा को बहुत तबाह होते हुए हमने देखा है। हरियाणा को लूटते हुए हमने देखा है। बाहुबलियों का चारों तरफ जुल्म हमने देखा है। सरकारी तिजोरी को अपने परिवार का खजाना मान करके लूटती हुई सरकारों को देखा है। अब हरियाणा ने तय करना है, क्या हम हरियाणा को बचाना चाहते हैं? निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। हम कब तक हरियाणा को लूटने देंगे? हम कब तक हरियाणा को बर्बाद होने देंगे? भाइयों बहनों, हरियाणा को अगर कोई बचा सकता है तो हरियाणा के जागरूक मतदाता ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। निर्णय हरियाणा के मतदाताओं ने करना है कि हमें जाति बिरादरी में बंट जाना है कि एक बनकर के हरियाणा के भाग्य को बदलना है। ये निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता ने और खास करके मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों ने जाति बिरादरी पंथ विपंथ सब कुछ छोड़ करके लोकसभा के चुनाव में मेरा साथ दिया, मैं इसके लिए हरियाणा का बहुत बहुत आभारी हूं।
बिरादरी से ऊपर उठ करके जब आप एक हो गए तो दिल्ली में आप चाहते थे ऐसी सरकार बन गई। आप चाहते थे वैसे पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई और आप चाहते थे वैसी काम करने वाली सरकार बन गई। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर हरियाणा के लोग दिल्ली में मजबूत सरकार बना सकते हैं तो क्या हरियाणा में मजबूत सरकार नहीं बना सकते हैं क्या? क्या सिर्फ मोदी पर ही प्रेम वर्षा करोगे कि हरियाणा पर भी करोगे? मोदी पर तो बहुत प्यार दिया, लेकिन अब हरियाणा को भी आपके प्यार की जरूरत है। दोगे? जी भर करके दोगे? 15 तारीख को कमल पे बटन दबा करके दोगे? पक्का दोगे? अब बहुत हो चुका भाइयों। 25 साल का हरियाणा का इतिहास देख लीजिए, 25 साल का। उसके पहले का भी है, लेकिन मैं आगे जाना नहीं चाहता हूं। यहां क्या लोकतंत्र को बचने दिया गया है? यहां पर कोई पार्टी में लोकतंत्र बचा है? हरियाणा की राजनीति परिवारशाही की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है। जो भी सरकार में बैठा उसके परिवार ने पूरे हरियाणा पर कब्जा कर लिया। जिसकी भी सरकार बनी, 25 साल का हिसाब देख लीजिए, मैं किसी का नाम देना नहीं चाहता हूं। परिवार वाले तो बड़े हो गए, लेकिन मेरा हरियाणा पीछे रह गया। आप तय कीजिए, 5 साल देखिए, ये परिवारवाद की राजनीति से मुक्त होकर के एक बार लोकशाही की प्रस्थापना करके सच्चे अर्थ में जनता की सरकार बनाइए। मैं विश्वास से कहता हूं, आप में से कोई भी नौजवान बहुत से बहुत बड़ा बन सकता है, अगर आप लोकतंत्र के मार्ग को स्वीकार करोगे तो। परिवारों ने लूटा है आपको और जाति बिरादरी के नाम पर राजनीति की है, लेकिन सत्ता में पहुंचते ही अपने परिवार के सिवाय किसी का ख्याल नहीं रखा है। और कुछ नेता तो बड़े कमाल के हैं। मैं तो हैरान हूं। ये श्री कृष्ण जहां कुरुक्षेत्र की धरती है, ऐसे हरियाणा में भी हमारे नेता लोग पता नहीं सत्य बोलने से डरते क्यों है। यहां के लोगों को, किसानों को भ्रमित करते थे कि बासमती का चावल इसलिए विदेश नहीं जाता है क्योंकि मोदी ने प्रतिबंध लगाया है। तो यहां के मंडी वाले पहुंचे, मुख्यमंत्री को पकड़ा, बताओ भाई कागज दिखाओ। मुख्यमंत्री कहने लगा कल दिखाऊंगा, परसों दिखाऊंगा। पत्रकार पहुंच गए, अब वो भागते फिर रहे। ऐसा झूठ चलाते हैं क्या? बासमती का चावल दुनिया के बाजार में नहीं जाता है तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो यहां की कांग्रेस सरकार जिम्मेवार। मंडी में उन्होंने 4% टैक्स लगा के रखा है, उसके कारण और राज्यों का बासमती चावल सस्ते में बाजार में आता है। हरियाणा के किसान का चावल बाजार में नहीं आ पाता है और हरियाणा के किसान पर पेट पे लात मारने का काम ये यहां की कांग्रेस की सरकार ने किया है। आप झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो। भाइयों बहनों बताइए, चुनाव के मैदान में भी जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, क्या उन पर भरोसा करोगे? ऐसे लोगों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो, विधानसभा के किसी कोने में नजर ना आए, एक भी व्यक्ति उनका पहुंचना नहीं पाइए, ऐसी सजा करो। दूसरे एक नेता उससे भी जरा ज्यादा ही है।
मैं तो हैरान हूं, मेरे साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ बैठे होंगे तो अपने साथ मेरी फोटो निकाल करके बांट रहे हैं। देखिए, हम तो मोदी जी का समर्थन करते हैं। मुझे तिहाड़ जेल वालों का समर्थन नहीं चाहिए। मुझे बाहुबलियों का समर्थन नहीं चाहिए। मुझे तो 125 करोड़ देशवासियों ने समर्थन किया है। अगर दिल्ली में मैं बैठा हूं तो 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से बैठा हूं। जेल में बैठे हुए खूंखार लोगों की मदद से नहीं बैठा। और नहीं मुझे ऐसी सत्ता चाहिए, नहीं मुझे ऐसे बाहुबलियों की मदद चाहिए। सत्ता तो आती है जाती है, मुझे तो चाहिए 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, मुझे चाहिए हरियाणा का प्रेम। और इसलिए कृपा करके मेरी फोटो दिखा करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये शोभा नहीं देता है आपको, ये शोभा नहीं देता है आपको। और दूसरी बात है, मैं तो सोच रहा था कोई ये कहे कि आज मैं तिहाड़ जेल में हूं, लेकिन बहुत ही जल्द न्याय पाकर के मैं बाहर आऊंगा और जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहना चाहिए। उसके बजाय क्या कहते हैं, मैं तो जेल में ही रहूंगा, वहीं पर शपथ लूंगा, वहीं से सरकार चलाऊंगा। अपने बेटों पर भी भरोसा नहीं है क्या? अरे इतना कह देते, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, भले मेरे नसीब में जेल लिखी है, लेकिन मेरे बेटे अब हरियाणा की सेवा करेंगे, उनको आप दे दीजिए। वो भी नहीं, बेटों पर भी भरोसा नहीं। मैं ही जेल में रहूं तो भी मैं ही। अगर अपने बेटों पर जो भरोसा नहीं कर सकते, वो हरियाणा के नौजवान पे कैसा भरोसा कर सकते? वो हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की जनता, उसका भाग्य कैसे बदल सकते हैं भाइयों? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये व्यक्तिवाद, ये परिवारवाद, ये परिवारशाही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, हमें हरियाणा का भाग्य बदलना है। आप मुझे बताइए, यहां के नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां किसी नौजवान के पास अरबों खरबों रुपया है कि कारखाना लगाएगा? नहीं है ना? अच्छा, कोई किसान होगा, उसके 3 बेटे होंगे। अगर किसान को पूछोगे, भाई बेटों के लिए क्या सोचा है, तो किसान कहता है, एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटों को कहीं शहर में भेज करके नौकरी पे लगा दूंगा, कोई काम धंधे पर लगा दूंगा। किसान भी चाहता है कि उसके बेटे को कहीं नौकरी मिले, काम मिले। चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर हम उद्योगों का विकास नहीं करेंगे, हम टूरिज्म का विकास नहीं करेंगे, तो ये हमारे किसान के बेटे को रोजगार कौन देगा भाइयों? ये नौजवान को रोजगार कौन देगा? शहर के गरीबों को रोजगार कौन देगा? भाइयों बहनों, ये कुरुक्षेत्र में गुड़गांव से भी आगे बढ़ने की ताकत है। ये कुरुक्षेत्र में नोएडा से भी आगे बढ़ने की ताकत है। 125 करोड़ का देश कुरुक्षेत्र की धरती को अपने माथे पर चढ़ाने के लिए लालायित है भाई। हर हिंदुस्तानी का मन करता है कि जिस धरती पर भगवान कृष्ण के पैर पड़े थे, उस धरती पर मैं भी जाऊं और उस मिट्टी को लेकर के तिलक करूं। ये हर हिंदुस्तानी चाहता है। लेकिन इसके लिए कुरुक्षेत्र के टूरिज्म का विकास होना चाहिए। क्यों न कुरुक्षेत्र में अगर वैष्णो देवी में लाखों लोग जाते हैं,
तिरुपति बालाजी लाखों लोग जाते हैं, तो कुरुक्षेत्र में भी लाखों लोग रोज आ जाएं, ऐसी स्थिति क्यों नहीं बननी चाहिए। और मैं भाइयों बहनों बताता हूं, यात्रा, टूरिज्म, प्रवास, ये ऐसा क्षेत्र है, वह दुनिया में बड़ी तेज गति से विकास हो रहा है। हर परिवार को लगता है साल में 5-6 दिन छुट्टी मनाएं, हफ्ता भर छुट्टी मनाएं, नजदीक में है तो लगता है कि महीने में 1 आध रविवार को कहीं चले जाए। हर परिवार को लगता है। कुरुक्षेत्र के लिए कितना बड़ा आकर्षण है। हम पूरे विश्व को यहां खींच करके ला सकते हैं। आजकल मैं जहां जाता हूं ना, दुनिया के किसी नेता को मिलता हूं तो कुरुक्षेत्र की बात करके आता हूं। ओबामा से मिला, उससे भी वही बात की। चीन के राष्ट्रपति मिले, उनसे भी मैंने कुरुक्षेत्र की बात की। जापान के प्रधानमंत्री मिले, उनसे भी कुरुक्षेत्र की बात की। और मैं उनको भगवान कृष्ण की गीता भेंट करता हूं, और ये गीता कहां कही गई थी वो बात मैं उनको बताता हूं। मैं आपका सबसे बड़ा एम्बेसडर बन गया हूं। मैं कुरुक्षेत्र का सेवक बन गया हूं। कुरुक्षेत्र में टूरिज्म बढ़ाना है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, कम से कम पूंजी लगाने से भी टूरिज्म का काम चलता है। और आज के युग में तो टूरिज्म का बहुत महत्व है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। और भाइयों बहनों, टूरिज्म एक ऐसा व्यवसाय है, गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, चने सिंग बेचने वाला भी कमाता है, मुरमुरे बेचने वाला भी कमाता है, बिस्किट बेचने वाला भी कमाता है, खिलौने बेचने वाला कमाता है, फुलहार बेचने वाला कमाता है, खिलौने बेचने वाला कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। गरीब से गरीब कमाता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक कुरुक्षेत्र के अंदर टूरिज्म बढ़ जाए ना, अकेला कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा की इकोनॉमी को बदल देगा। इतनी ताकत है यहां। हमारे पूर्वजों ने ऐसा महान काम किया है, ऐसी विरासत हमें दी है कि जिस विरासत के भरोसे सैकड़ों साल तक पीढ़ियों की पीढ़ियां उसके भरोसे कमा सकती है, रोजी रोटी कमा सकती है। ये काम कर रही है। किसी ने ताजमहल बनाया, आज भी वहां रोजी रोटी मिल रही है। किसी ने अजंता एलोरा बनाया, आज भी रोजी रोटी मिल रही है। कहीं कुरुक्षेत्र हुआ, आज भी रोजी रोटी मिल रही है। उसको बढ़ावा देना है। भाइयों बहनों, सरस्वती की चर्चा बहुत होती है। अब तो सैटेलाइट से भी सरस्वती के मार्ग की फोटो निकली है। ये सरस्वती के मार्ग का पूर्ण संशोधन होना जरूरी है। उस पानी के मार्ग से किसानों को भरपूर पानी मिलने की संभावना पैदा होती है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हम उस पर बल दे रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है रेगिस्तान कच्छ में भी वो सरस्वती के प्रवाह की संभावनाएं नजर आई है। जहां जहां आज पानी नहीं है, वहां पानी पहुंचने की संभावना है। और पूरे हरियाणा को तो पूरा वो पानी का प्रवाह की खोज हो जाए और निर्धारित विज्ञान अगर मदद कर ले, तो हमारे किसानों का कैसा भाग्य खुल जाएगा भाइयों, कैसा भाग्य खुल जाएगा। ये काम हमें करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। हमने एक अभियान चलाया है, मेक इन इंडिया। पूंजी निवेश होना चाहिए। मैं जापान गया, वहां के प्रधानमंत्री ने वादा किया है
3 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हिंदुस्तान में करके कारखाने लगाने का वादा किया है। चीन के राष्ट्रपति आए थे, लाख सवा लाख करोड़ रुपया के पूंजी निवेश की बात करके गए हैं। अभी अमेरिका गया था, उद्योगकारों की एक मीटिंग थी। उद्योगकारों की मीटिंग में उन्होंने मिलकर के घोषणा की वे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आने वाले 5 साल में करेंगे। ये धन आएगा, कारखाने लगेंगे, रोड बनेंगे, रेल बनेगी, हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार मिलेगा भाइयों बहनों। और इसलिए इस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार काम कर रही है, लेकिन उसका फायदा हरियाणा को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कैसे मिलेगा? अगर यहां कोई फाटक बंद करके बैठ जाएगा तो क्या होगा? आप ऐसी सरकार को बिठा दोगे जो मुझे यहां घुसने ही नहीं देगी तो क्या करोगे? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए ताकि आप 5 साल के बाद मेरा भी कान पकड़ सको और हरियाणा की सरकार का भी कान पकड़ सको। अगर आपने आधा अधूरा किया तो सब हाथ ऊपर कर देंगे, मेरा जिम्मा नहीं, उसका जिम्मा, इसका, सब भाग जाएंगे। लेकिन एक को काम दे दिया तो उसका कान आप पकड़ पाओगे और उससे जवाब मांगोगे, भाई बताओ आप तो ये बोल करके गए थे, क्या किया, जवाब दो। और मैं चाहता हूं सरकारों को जवाब देना चाहिए। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 साल, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, कुछ कहने को ही तैयार नहीं है। सब माल हजम, तिजोरी खाली। किसान की जमीन, किसान की जिंदगी होती है, उसे लूट लेना मतलब किसान की जिंदगी लूट ली जाती है। और दिया किसको? आपको मालूम है ना? जमीन कहां गई? मालूम है कहां गई जमीन? किसके जेब में गई जमीन? किसने लूटा किसानों को? किसने लूटा किसानों को? भाइयों बहनों, अब ये बर्बादी नहीं होने दी जाएगी। मैंने हरियाणा को बहुत निकट से देखा है। मैं आपके बीच में रहा हूं, पला हूं, बड़ा हूं। यही धरती है जिसने मुझे राजनीति की शिक्षा दी है। भाइयों बहनों, बाहुबलियों का खौफ क्या होता है वो मुझे यहां आकर के फिर पता चला था। किसी का मकान खाली करना है, बाहुबली मौजूद है और पुलिस वाला पीछे खड़ा रह करके देखता है। और फिर आगे जाओ तो पता चलता है सरकार में बैठे हुए मुखिया का कोई न कोई बेटा इसमें हिस्सेदार है। जमीन का प्लॉट का कब्जा करो, बाहुबली को रुपये दिए बिना ईमानदारी से आपकी मालिकी का प्लॉट आपके हाथ नहीं लगता है। कह देता है ठीक है जाओ कोर्ट में, 50 साल केस चलेगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। वो बेचारा क्या करे? चलता है कि नहीं चलता है ऐसा हरियाणा में? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बाहुबलियों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बाहुबलियों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मुझे हरियाणा को बाहुबलियों से मुक्ति करानी है और हरियाणा के नौजवानों के बाहू में मुझे हुनर देना है, हुनर देना है, स्किल डेवलपमेंट करना है ताकि उनको रोजगार मिले, वो उद्योग करे, कारखाने लगाए, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए। भाइयों बहनों, कांग्रेस वाले 60 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन अपने काम का तो हिसाब कभी दिया नहीं। 60 साल तक जिन्होंने अपने काम का हिसाब दिया नहीं, वो मेरे 60 दिन के काम का हिसाब मांग रहे हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, हमारे देश में 32 लाख परिवार ऐसे हैं
32 लाख, मैं कम बात नहीं कर रहा हूं, जिनको सरकार से पेंशन जाती है। और कितनी? किसी को 25 रुपया, किसी को 50 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 200 रुपये। बेचारा पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेने के लिए जाए तो ऑटो रिक्शा का खर्चा उतना हो जाता है। मुझे बताइए, ये उसका अपमान है कि नहीं है? कोई मुझे बताए, अपमान है कि नहीं है? हमारी सरकार ने आते ही निर्णय कर लिया, लागू कर दिया कि जिन 32 लाख परिवारों को पेंशन मिलता है, उनको कम से कम 1,000 रुपया पेंशन जरूर दिया जाएगा। वो बूढ़े परिवार के लोग सम्मान से जीवन तो जी सके। लेकिन भाइयों बहनों, ये संवेदना कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नहीं है। भ्रष्टाचार ही उनका स्वभाव बन गया है। भाई भतीजावाद, यही उनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। जातिवाद का जहर, यही उनकी अपशिष्ट इलाज है, यही उनका काम है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सब से हमें मुक्ति पानी है। और मैं पॉलिटिकल पंडितों को भी कहना चाहता हूं, आप तय कीजिए, क्या फिर एक बार आपको गलत सिद्ध होना है कि सही सिद्ध होना है? लोकसभा के चुनाव में तो आप गलत सिद्ध हो गए। कोई कहता था मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, ज्यादा से ज्यादा हरियाणा वाले जानते हैं, क्योंकि मोदी को गुजरात और हरियाणा के बाहर कौन जानता है, ऐसा कहते थे, क्योंकि वो हरियाणा में रहता था, इसलिए हरियाणा वाले जानते हैं। फिर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 125 सीट लाएगा। फिर कहते हैं नहीं यार 150 तक तो पहुंच जाएगा। फिर कोई उदार हो गया तो उसने 175 दे दी, कोई ज्यादा उदार हो गया तो 182 दे दी, उससे आगे कोई नहीं गया। लेकिन देश की जनता ने 282 दे दी। सारे पॉलिटिकल पंडित गलत हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है जनमन बदल चुका है, नौजवान की सोच बदल गई है। देश का सामान्य मानवी गरीबी से मुक्ति चाहता है, विकास की यात्रा में भागीदार बनना चाहता है। वो अपने परिवार को, अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने शहर को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी है, समझ नहीं पाए। इस चुनाव में भी जिनको लगता है पता नहीं इसको इतनी मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी, ये 2 मिलेंगे, वो 2 मिलेंगे, ये इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, मेरे पंडित भाइयों बहनों, कोई किसी के पास जाने वाला नहीं है। सिर्फ जनता जनार्दन के पास ही जाने वाले हैं। और जनता जनार्दन के पास आए हैं, और मुझे विश्वास है 15 तारीख को जनता जनार्दन कमल के निशान पर ऐसा बटन दबाएगी, ऐसा बटन दबाएगी कि पूर्ण बहुमत के साथ जैसे दिल्ली में शानदार सरकार बनाई, वैसी ही शानदार और जानदार सरकार हरियाणा में बनाएगी भाजपा। यहां की जनता बनाएगी, मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मुझे हरियाणा की एक और चिंता सता रही है। मुझे हरियाणा की एक और चिंता सता रही है। यहां पर बालकों की संख्या की तुलना में कन्या की संख्या बहुत कम है। 1000 बालक के सामने 875 के करीब कन्याएं हैं। 125 बालक 1000 में 125 बालक की शादी नहीं होगी। अगर आपके गांव की संख्या 1000 है तो मान लीजिए कि आपके 125 बेटे कमारे रह गए। ये होने वाला है। संसार चक्र को बिगाड़ दिया गया है। मां के गर्भ में ही बेटियों को मार दिया गया है। भाइयों बहनों, ये कलंक है, ये पाप है।
ये हरियाणा की धरती से कलंक को हमें मिटाना है। क्या बेटी को जन्मने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या क्या गुनाह किया है बेटी ने? मां के गर्भ में भी बेटी को मार दिया जाए? क्या ये सभ्य समाज की निशानी है? क्या ये 21वीं सदी की सरकार का चरित्र है? ये बात कहते हुए दिल में बहुत दर्द होता है। इन बेटियों को बचाना हमारा कर्तव्य है। माताओं बहनों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करने आया हूं, हरियाणा में मां बहनों का सम्मान कैसे बढ़े, माताओं बहनों की सुरक्षा कैसे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता होगी। आज हरियाणा के गांव की मां बहनों का हाल क्या है जरा देखिए। बाहुबलियों के कारण माताएं बहनें कांप रही है, घर से बाहर निकलने से डरती है। दलित कन्याओं पर बलात्कार की घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं होता है। और कांग्रेस की नेता आकर के घड़ियाली आंसू बहा करके चली जाती है। भाइयों बहनों, इन मां बहनों को न्याय दिलाना होगा, इन मां बहनों को सम्मान दिलाना होगा, इन मां बहनों को बाहुबलियों के खौफ से मुक्त कराना होगा। और इसलिए हरियाणा में मेरी माताएं बहनें फैसला कर लीजिए, पूरे हरियाणा की माताएं बहनें एक हो जाइए, सब मिलकर के फैसला कर लीजिए। दिल्ली में ऐसी सरकार, हरियाणा में ऐसी सरकार चुनकर के लाइए जो बाहुबलियों से आपको मुक्ति दिला दे। ऐसी सरकार लाइए, आपको सम्मान दिला दे, आपको सुरक्षा दिला दे। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर के आपको विजयी बनाना होगा। आप मुझे बताइए, जब यहां कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, तब भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? जरा जवाब दीजिए, हिंदुस्तान था कि नहीं था? हजारों साल पहले भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के पहले भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद भी हिंदुस्तान है कि नहीं है? कांग्रेस के राज में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन दुनिया में कोई हिंदुस्तान को पूछता था क्या? कोई पूछता था क्या? कोई हिंदुस्तान की तरफ देखता था क्या? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे बजा? क्या कारण है? क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है मेरे भाइयों बहनों। ये मोदी के कारण डंका नहीं बज रहा है। ये मोदी का जादू नहीं है, ये मोदी का करिश्मा नहीं है। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका इसलिए बज रहा है, 125 करोड़ देशवासियों के कारण बज रहा है। आपके कारण बज रहा है, आपके कारण। ये मेरे कारण नहीं है, ये आपके कारण है। क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने एक होकर के 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनाई है। इसी के कारण दुनिया का हिंदुस्तान की ताकत पर विश्वास पक्का होने लगा है। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर हरियाणा का दुनिया में डंका बजाना है, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हरियाणा का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? हरियाणा का हिंदुस्तान में डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? अगर डंका बजाना है तो पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए भाइयों। पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए। देखते ही देखते हवा बदल जाएगी भाइयों। मैं आज दूसरी बार हरियाणा के चुनाव प्रचार में आया हूं। मैं पहले करनाल गया था, सुबह हिसार गया था, अभी कुरुक्षेत्र आया हूं, यहां से फरीदाबाद जा रहा हूं। मैंने जो माहौल देखा है,
ऐसा माहौल मुझे लोकसभा के चुनाव में भी नहीं दिखाई दिया था। क्या मिजाज दिखाया हरियाणा ने साहब। एक लहर चल पड़ी है, चारों तरफ यही जनसैलाब, चारों तरफ यही जनसैलाब दिखाई दे रहा है। आइयो भाइयों बहनों, हरियाणा के भाग्यों को बदले। नौजवान, आप अपने भाग्य को बदलने का फैसला कीजिए। माताएं बहनें, आप अपनी सुरक्षा के लिए कमल पे बटन दबाने का फैसला कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सभी उम्मीदवार मेरे पास खड़े हो जाए। उम्मीदवार जो इस चुनाव में उम्मीदवार है वो खड़े हो जाए। एक हाँ, काफी जगह है, खड़े हो जाइए। अच्छा, मेरे कुरुक्षेत्र के भाइयों बहनों, मेरा एक काम करोगे? सबके सब जवाब दो, करोगे? सबके सब जवाब दो, मेरा एक काम करोगे? मेरी सभा पूरी होने के बाद यहां से जाते समय अपने आसपास पानी की बोतल पड़ी हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, थैली पड़ी हो, कागज पड़ा हो, इसको उठा करके ले जाएंगे। ये भारत माता को हम गंदी नहीं करेंगे। ये श्री कृष्ण की भूमि को हम गंदा नहीं करेंगे। ले जाएंगे, सब लोग बराबर साफ करके जाएंगे। विश्वास देते हैं मुझको? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।